ओके, तो आज हम SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे विच इज़ अ पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो हियर वी गो. तो भाई हम लोग SN2 करेंगे क्योंकि और SN1 करेंगे. SN2 पहले करेंगे एंड देन वी विल रिलेटेड टू SN1. SN2 में क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पर एक C है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक वो है C है, फिर यहाँ पर H है, यहाँ एक H वेज पे, एक H डैश पर एक पीछे है और फिर एक CX है. तो यहाँ पर एक BMO है CX का और एक ABMO है. तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ABMO की साइड से आएगा. ये होगी एक स्टेट होगी. तो जब ये X निकल रहा होगा CX का बॉन्ड, तब एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा. हाँ, तो ये इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट. ये भी एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा हुआ है और X भी जुड़ा हुआ है. अभी देखा है कार्बन पे 5 जुड़े हुए हैं, बट वो हमें पता है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं. बट ये होता है कि दोनों पार्शली जुड़े होते हैं. तो इसमें होता क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आ रहा होता है एक तरफ से ऑपोजिट साइड से, एंड जो करंट साइड से वहाँ से क्या कहते हैं, वो जो एक्स है जो कि जुड़ा होता है पहले, वो हट रहा होता है. तो फिर जो फाइनल रिजल्ट होता है वो कुछ ऐसा दिखता है. यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ सी है, यहाँ तीनों एच है. तो जो पहले वेज पे होता है वही वेज पे होता है, एंड जो पहले डैश में होता है वही डैश में होता है. उनमें कोई इन्वर्जन या कुछ उल्टा उल्टा नहीं होता, वो सेम रहता है. ये पॉइंट टू बी नोटेड है. ये होगा SN1 में भी. तो यहाँ इन्वर्टेड हो गया. इन्वर्टेड इन द सेंस हुआ कि जहाँ पहले एक्स था उसके ऑपोजिट साइड हमारा वो आ गया, क्या कहते हैं, एनी न्यूक्लियोफाइल आ गया ऑपोजिट साइड, उसके उल्टा. देखो निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से जुड़ेगा, ऑपोजिट है ऑब्वियसली. तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसका जो रेट होता है उसका, एक चीज़ मैं बता भूल गया, ये पॉली एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है. हमें लास्ट में डिस्कस करते हैं पॉली एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है. जो सॉल्वेंट होता है जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता. अब द क्वेश्चन है ये क्यों, PPS क्यों नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो NU माइनस होता है, इस पर जो हाइड्रोजन होता है ना वाटर या कोई भी सॉल्वेंट हो, जरूरी नहीं वाटर ही हो, जो भी कोई भी सॉल्वेंट होता है वो ना उसको कवर करता है, उसको पूरा कवर करता है, चारों तरफ से पूरा भर जाता है. तो वो मूव नहीं कर पाता. इमेजिन कोई मोटे इंसान है, वो चल नहीं पाते इससे. तो जब ये कवर करता है तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, एंड इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है तो ये स्लो हो जाता है. जब ये स्लो होता है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और आयनिक मोबिलिटी सेम मानते हैं यहाँ पर. तो ये रिएक्ट नहीं कर पाता. फास्ट रिएक्शन चाहिए होती है ना इसके लिए, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता. तो उस केस में SN1 रिएक्शन होता है जो कि हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें SN2 हो नहीं पाता. तो यहाँ तक हम डिस्कस कर लिया था. तो कुछ पॉइंट्स है. तो जो रेट होता है इसका, रेट कहाँ से होता है, RDS. तो इसका RDS होगा ना, यही होगा जब ये यहाँ पर R होगा, इसका एक ही स्टेप में होता है, इसका RDS होगा. इसका एक स्टेप में होता है, राइट है ना. एक ही स्टेप में तो हो रहा है. इसका जो RDS है उसमें न्यूक्लियोफिल भी होगा और RX भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें दोनों की स्पीड देख रहे हैं ना. हमें डिस्कस करा तो सबस्ट्रेट जो हो रहा है उसके पे भी डिपेंड होगा. सबस्ट्रेट क्या होगा, जो RX बॉन्ड है ना डिस्कस करा अभी हमने, वो होगा सबस्ट्रेट. और जो न्यूक्लियोफिल होगा वो होगा जो जुड़ रहा होगा. तो न्यूक्लियोफिल हमने डिस्कस कर लिया वो भी. तो दोनों का ज़रूरी होता है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन उस पर डिपेंड करता है रेट. तो KSN2 न्यूक्लियोफिल का वो एंड RX का. तो ये और ये तो हो गया. अब पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट. तो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि देख रहे हो ना, यहाँ कार्बन पे 5 जुड़े हुए हैं. यहाँ H, एक H यहाँ पर, दूसरा H यहाँ पर, तीसरा H यहाँ पर, न्यूक्लियोफिल और X. पॉसिबल तो है नहीं, बट इसमें होता है क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट है. और हमेशा याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा हाइपोथेटिकल होता है. अब सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, हाँ तो हमें डिस्कस कर लिया. तो मैं अभी बोल ही रहा था, डाउट था बट क्लियर है, पूरा क्लियर. फॉलोज कंसर्टेड रिएक्शन. अब ये कंसर्टेड का मतलब मुझे वियर्ड लगा, बट डिस्कस करते हैं. तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और जो मैकेनिज्म होगा फॉर्मिंग, अगर वो सेम टाइम पे होता है तो उसे एक कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं. अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने देख रहे, ग्राफ देख रहे हो, तो ये एक्स एक्सिस पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल एनर्जी. तो जब स्टार्टिंग पे होता है पोटेंशियल एनर्जी एक सर्टेन पॉइंट पे होता है. जब वो ऊपर जाता है ट्रांजिशन स्टेट पे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. फिर जब वो प्रोडक्ट में वापस आता है तो उसका जो प्रोडक्ट में आता है वापस उसी लेवल पर आता है, सिमिलर टू जो ऑरिजिनल होता है. दिस इज सिमिलर टू जो हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जो रिलेट करता है इससे. अब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ SN2. तो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का होता है वो स्टेरिक क्राउडिंग से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो जितनी स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी उतना रेट ऑफ SN2 कम होगा. अब
पूछो ही क्यों होता है, पूछो। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एक्सन, तो होता क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और बल्कि ग्रुप्स हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफिल। तो न्यूक्लियोफिल ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ना, तो सोचो आ रहा है, उसको दिक्कत होती है, तो ओवरऑल वो स्लो हो जाता है। और ये जो होता है स्टेबलाइजेज द ट्रांजिशन स्टेट, तो ये डिस्टेबलाइज कर देता है। और हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करना है। और हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट लीड्स टू अ स्लोअर रिएक्शन रेट। तो वही है, तो देखो अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बढ़ रही है, देखो ना, अगर यहाँ बढ़ जाएगी तो स्लो हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो गई। और वही स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट अगर वो हो गया, तो अब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हो गया। हाँ, एक और था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अगर जो है, अगर वो है क्या कहते हैं, अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं रहने दो अभी। ट्रांजिशन स्टेट कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इतना डिस्कस कर लिया, 3 सेंटर्ड शायद डिस्कस नहीं करा, देख रहे हो, यहाँ तीन सेंटर्स ले लो और 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे। जो मुझे समझ में आया मैं बता रहा हूँ, यही होता है, इसको बस बोलते हैं। तो एनायन लाइक कैरेक्टर इन ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ओवरऑल जो चार्ज होता है ना इसका, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ट्रांजिशन स्टेट का ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होता है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज हुआ, तो उसको एनायन लाइक कैरेक्टर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म एंड ROR विल इंक्रीज। तो अगर देखो ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जस्ट इमेजिन करो, सोचो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकेटिव है, उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस पर डाल दिया तो ट्रांजिशन स्टेट उसका ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा है तो उससे वो कम हो जाएगा, तो वो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अब नो आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन SN2। इफ H इज रिप्लेस बाय D देन देयर विल बी नो चेंज। तो हमें डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। यहाँ पर दिख रहा है कहीं H या D कुछ दिख रहा है, यहाँ पर जो H का कुछ नहीं दिख रहा ना, तो क्यों अफेक्ट करेगा। हमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो विल ऑलवेज फोकस ऑन जो रेट इक्वेशन जो बनती है हमारी, उसके अलावा हम कहीं देखेंगे। एलिमेंट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इफ यू सब्स्टिट्यूट द लीविंग ग्रुप विद इट्स आइसोटोप देयर विल बी एन इफेक्ट। तो जो लीविंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफिल है, नहीं सॉरी RX है, उस पर अगर चेंजेस करेंगे तो वो तो है पार्ट का, इसका पार्ट है, देखो ना इसका यहाँ पर पार्ट है, तो उसमें अगर चेंजेस करेंगे तो वो इफेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं एलिमेंटल इफेक्ट होगा। अब पॉलीइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट विल फेवर SN2, हम बता दिए क्यों। अब इसको वॉल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, यहाँ पर कुछ भी नहीं वॉल्डन इन्वर्जन, बस यही है कि जो वो इन्वर्ट होता है ना शेप, देखो ना इसकी शेप पहले ऐसी थी, X यहाँ था, अब NU यहाँ पर है, तो उसको वॉल्डन, तो शेप इन्वर्जन तो पहले डिस्कस कर रहे थे, उल्टा हो जाता है, वही वॉल्डन इन्वर्जन है। अब SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिल रिएक्शन, तो ये हो गया SN1 होगा, करेंगे SN1 न्यूक्लियर फिल रिएक्शन। तो ये CH3 सिमिलर्स वो एकदम यहाँ पर जहाँ पर HH था CH3 है, तो वो था 0 डिग्री, उस पर कोई भी CH का था नहीं, वो याद है उस पर 0 डिग्री, ये है 3 डिग्री, थोड़ी क्वालिटी बेटर थी बट कोई ना। तो सॉल्वेंट है ये, सॉल्वेंट है, स्टेप 1 होगा स्लो क्योंकि ब्रेक हो रहा है, योगा इसका RDS। बाय द वे SN2 रिएक्शन होता है एक स्टेप में, ये होती 2 स्टेप में। तो वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है इसमें एक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके, sp2 क्लियर, और ट्रायंगल प्लेनर शेप बन जाती है, ओके। तो इसमें ना क्या होता है कि जैसे इसको ना एक याद, एक वर्ड पड़ता है कंसर्टेड, ये कंसर्टेड नहीं है, एक बार जब निकल गया तो दूसरा आता है, तो जो दूसरा आता है ना वो दोनों तरफ से आता है, जहाँ से निकला वहाँ से, एंड उसके ऑपोजिट साइड से भी आ सकता है। देखो ना यहाँ पर X था न्यूक्लियोफिल, तो इसमें आगे रिटेन प्रोडक्ट्स है, और एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट, देख रहे हो उल्टा हो गया, इसमें 2 वेरिएशन होती है। तो ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ Me ऑफ जो मिथाइल ग्रुप होता है, ईज ऑफ डिसिजन बॉन्ड इंक्रीजेज। तो देखो ना उस पर इतनी ज़्यादा अगर स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो उसके निकलना बहुत आसान हो जाता है CX बॉन्ड का। देखो ना भीड़ भाड़ होगी, तो देखो इमेजिन करो आप मार्केट में हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो आपको रहने का ज़्यादा मन नहीं करेगा, थोड़ा खाली खुला हो, फिर ब्रीदिंग स्पेस हो तो घूमने का मन करे, तो दैट्स एग्जैक्टली है। और जो रेट होता है इसका KSN1 RX, यहाँ पर न्यूक्लियोफिल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग यहाँ RDS लेंगे, RDS में बस न्यूक्लियोफिल का ही फ़र्क पड़ रहा है,
तो हम लोग न्यूक्लियोफिल का ही लेंगे। यहाँ हमें क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ न्यूक्लियोफिल का फ़र्क नहीं पड़ रहा। न्यूक्लियोफिल तो बाद में आ रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो तो फास्टर है, तो उसको हम लोग क्यों कंसिडर करेंगे, RDS में बस वो लेंगे। दिस शुड बी क्लियर। तो इसका एक ग्राफ देखो, तो पहला ट्रांजिशन स्टेट आता है यहाँ पर जब ये ब्रेक हो रहा होता है, देखो ना रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 1 हो गया, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर आ गया। फिर जब ये नीचे आएगा, ये ग्राफ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये ओरिजिनल हो गया, यहाँ पर ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 1 में आ गया। अब ये R प्लस, ठीक है ग्राफ अभी छोड़ दो, ग्राफ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा कोई ना। अब फीचर तो SN1, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज SN1। ओके एक सेकेंड, ओके सो वापस पढ़ के आऊँ। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 जो होता है ग्राफ के अंदर, वो होता है ड्यू टू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो कार्बन कैटायन क्या होता है, जिस पे ना इलेक्ट्रॉन्स कम होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कमी है थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ बस 3 है, यूजुअली 8 होना चाहिए, तो 6 है, यहाँ पर 8 होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है। वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो यहाँ खाली खाली लग रहा है इसको। तो और ट्रांजिशन स्टेट 2 होता है जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ये कंपेरेटिवली उससे बहुत फास्ट होता है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बट हाँ यहाँ पर भी इंक्रीज होता है। तो ये 2 गया। तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन जो क्या कहते हैं डोनेटिंग ग्रुप होगा, वो SN1 को इंक्रीज़ करेगा क्योंकि उसको स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। स्टेबिलिटी यहाँ पर भी होता है फ़र्क, उसकी EDG जब बढ़ेगी तो उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो बेटर होगा ऑब्वियसली उसके लिए। तो बोथ इन्वर्टेड एंड रिटेन प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर द रिटेन स्लाइटली। यहाँ पर भी इन्वर्टेड, यहाँ पर भी नहीं, बट इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेट ज़्यादा करेगा क्योंकि इमेजिन करो ना, उसको निकलेगा फिर वो आएगा, तो उसमें क्या होगा कि फिर टाइम लेगा। बट अगर एक तरफ से निकलेगा और एक तरफ से आएगा तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा ना, तो जो इन्वर्टर डोमिनेट करेगा। अब पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। तो रेसिमाइजेशन क्या होता है, ये होता है एक टॉपिक उससे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से। तो ये ना ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो पार्शियल रेसिमाइजेशन क्या होता है, जो 50% जो होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, जो 50% जो होता है वो लाइट को एक तरफ बेंड करेंगे एंड जो दूसरे होंगे वो लाइट को दूसरी तरफ उसका ऑपोजिट में बेंड करेंगे। जो 3 डिग्री होता है ना फाइनल जो होता है वो 0 डिग्री आ जाता है। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर इन्वर्टेड थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है एंड रिटेन थोड़ा कम निकल रहा है, तो इसमें पार्शियल होगा, मतलब एक 51 निकलेगा दूसरा 49 निकलेगा, तो जो 2 डिग्री एक तरफ ज़्यादा निकलेगा, तो पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। तो एक्सटेंट ऑफ रेसिमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीविंग ग्रुप एबिलिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो समझ गया ना, तो जो जब वो निकलेगा उसकी स्पीड से उसकी एबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि कितना रेसिमाइजेशन होगा। और अगर वो बहुत ही फास्ट हुआ तो फास्ट होगा तो उसमें इक्वल होंगे, अगर स्लो हुआ तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं जो तुम्हारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा निकलेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN मैकेनिज्म, तो यहाँ पर 4 है वैसे तो, एक है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप्स, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिल एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी हम लोग बस 2 ही करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर देख रहे हो ये 0 डिग्री है, शोज SN2, यहाँ 1 डिग्री अलाइड है, दिस शोज SN2, यहाँ पर 2 डिग्री अलाइड है, ये भी SN2 दिखाएगा, पर 3 डिग्री में नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने यहाँ से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, तो यहाँ पर होता ही नहीं है। तो वही यहाँ पर SN2 निकल रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है और SN2 होगा। ये तो एक है, यहाँ में ऑर्डर हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो CHO है ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ O का डबल बॉन्ड बनेगा। O का जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी एंड ये उसको ज़्यादा स्टेबल करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर O पहले लगा हुआ है तो वो नहीं होगा। तो रेट ऑफ SN2 डिपेंड करेगा। तो सबसे फास्ट वाला होगा CHO वाला, और MEOX इसके बाद होगा, CH3 होगा, 1 2 3। इसका कोई लॉजिक नहीं आ रहा, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसके बाद वाला। ओके।
अभी के लिए यहाँ तक छोड़ देते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ तक कि ये फैक्टर्स इफेक्टिव एसिड मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा करूँगा वापस। तो यस, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।